ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कौन से इंटरमीडिएट की प्रोडक्शन होती है? देखो हेलो बच्चों, आज का हम लोगों का टॉपिक है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल। तो ये टीसीए साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन का एक पार्ट है कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी की प्रोडक्शन होगी। तो वो एटीपी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन में टीसीए साइकिल में होता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में क्या होता है? हमें यहाँ पर टीसीए साइकिल में कौन कौन से इंटरमीडिएट की प्रोडक्शन होती है या एटीपी प्रोडक्शन कैसे होता है, ये टॉपिक पढ़ना है। लेकिन अब मैंने बोला कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, तो हम लोग यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देखो एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी। और होगा क्या यहां पर? तो यहां पर होगा ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड का मतलब हुआ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकता है? तो देखो, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ये प्रोटीन हो सकता है, ये लिपिड हो सकता है, ये ऑर्गेनिक फूड हो सकता है। ऑर्गेनिक फूड हो सकता है। तो इन सब की ऑक्सीडेशन यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो जाए तो इस प्रोसेस की वजह से एटीपी प्रोडक्शन हो जाती है। एटीपी प्रोडक्शन होगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी की प्रोडक्शन हो जाएगी। तो अब हम लोग इसको यदि डिफाइन करें तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ respiratory substrate in presence of ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की यदि ऑक्सीडेशन हो जाए तो इसी को हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी की प्रोडक्शन होती है। यह एरोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअली 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। सबसे पहले तो इसमें ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस, यदि एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स की बात कर लें तो इस स्टेप्स में हम बोलेंगे सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होगी, और मैंने ग्लाइकोलिसिस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनवा रखा है। आप ग्लाइकोलिसिस की डिटेल वहां पे देख सकते हो कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 8 एटीपी गेन हो जाता है, जिसमें नेट गेन 2 एटीपी की और टोटल गेन एटीपी 8 एटीपी होती है। यह साइटोप्लाज्म में होगा। और दूसरा स्टेप इसमें क्रेब्स साइकिल के थ्रू होती है। क्रेब्स साइकिल के थ्रू होती है। यह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के क्रेब्स साइकिल नहीं होती है, और यह क्रेब्स साइकिल 2 स्टेप में पूरी होगी। एक स्टेप को बोलेंगे लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन। और दूसरा स्टेप इसका हो जाता है टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। हमें इसी को डिटेल में पढ़ना है आज की क्लास में कि टीसीए साइकिल क्या होता है।
ग्लाइकोलिसिस मैंने डिटेल में बता रखा है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हमारा हो जाएगा यदि हम ग्लाइकोलिसिस की वीडियो और ये क्रेब्स साइकिल जो मैं आज बता रहा हूं, ये टीसीए साइकिल, इसे पढ़ लें। कभी कभी क्रेब्स साइकिल और टीसीए साइकिल सिनोनिमसली यूज करते हैं हम लोग, तो नीट के क्वेश्चन के आंसर के लिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा यहां पर बता दूं कि लिंक रिएक्शन क्या होती है। क्रेब्स साइकिल में ये लिंक रिएक्शन क्या होती है। लिंक रिएक्शन में एक्चुअली जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस, इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है। ये 3 कार्बन वाली कंपाउंड है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। तो इस पायरुविक एसिड की आगे अब क्या होगी वो हम लोग पढ़ेंगे इस लिंक रिएक्शन में। तो 2 मॉलिक्यूल जो पायरुविक एसिड यहां पे प्रेजेंट है, इस लिंक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की इवोल्यूशन करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की दोनों मॉलिक्यूल से एक एक कार्बन डाइऑक्साइड यदि इवॉल्व हो जाए तो बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 यहां से रिलीज हो गई। और ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम में। तो यहां से बन जाएगा हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में, और इस एसिटाइल ग्रुप में सिर्फ 2 कार्बन होती है। तो 3 कार्बन वाली कंपाउंड 2 कार्बन वाली कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल। इसलिए लिंक रिएक्शन का नाम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है। डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन, और क्रेब्स साइकिल होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये लिंक रिएक्शन हो रही है, इसलिए पूरा नाम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गया, लेकिन ये ऑक्सीडेशन कैसे हुई? तो ऑक्सीडेशन यहां पर होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से। पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव होती है, और हाइड्रोजन एक्सेप्टर, यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर यहां पर निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड है। दोनों से हाइड्रोजन रिलीज होगी, तो इस तरीके से 2 NADH की फॉर्मेशन हो जाएगी, NADH प्लस H प्लस। ठीक है। और यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जब पास हो गई है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 NADH से 3 ATP की प्रोडक्शन हो जाएगी। 3 ATP की प्रोडक्शन हो जाएगी, 2 मॉलिक्यूल NADH बना है, इसलिए टोटल ऑफ 6 ATPs आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल। यदि दोनों पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तब, यानी कि सिंगल पायरुविक एसिड से सिर्फ एक NADH प्रोड्यूस होगा और 1 NADH से 3 ATP। ये 3 ATP कैसे प्रोड्यूस होगी ये एक अलग टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम लोग ये अलग से पढ़ेंगे कि ये होता कैसे है। अब इस रिएक्शन में कुछ एडिशनल मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, और वो एडिशनल मॉलिक्यूल होता है लाइपोइक एसिड। इसके अलावा थाइमीन पायरोफॉस्फेट, शॉर्ट में बोले तो TPP, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो क्रेब्स साइकिल की लिंक रिएक्शन में
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस से बनता है वो डिकार्बोक्सिलेट करता है, इसकी डिहाइड्रोजिनेशन होती है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए लिंक रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। अब जब यहां से एस्टाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हो गई लिंक रिएक्शन में, तो ये इंटर कर जाएगा टीसीए साइकिल में, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे मैं यहां पे डिटेल में अभी बताने वाला हूं। टीसीए साइकिल का फुल फॉर्म ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसका नाम इसलिए है क्योंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट होती है इसकी, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड होता है। और सिट्रिक एसिड की मैं यहां पे स्ट्रक्चर बता दूं तो सिट्रिक एसिड में टोटल 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। और ये रिएक्शन जो होती है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है, वाटर मॉलिक्यूल होती है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल का H+ और OH-, ये H+ और OH- आके ऐड हो गया और स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाती है। फिर से इस बात को समझते हैं हम लोग। जो यहां पर एसिटाइल ग्रुप है, इट इज मेड ऑफ 2 कार्बन। एसिटाइल ग्रुप इज मेड ऑफ 2 कार्बन और ये 2 कार्बन वाली कंपाउंड कंबाइन कर जाती है 4 कार्बन वाली कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ। और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात कर लें तो ऑक्सैलो ग्रुप इज दिस, और एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है। तो ए टोटल ऑफ 4 कार्बन इज प्रेजेंट इन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, उसकी साइकिल यहां पे है। इस बात को मैं डिटेल में समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना है। यदि समझ गए तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो मैंने यह बताया कि 2 कार्बन की एसिटाइल ग्रुप 4 कार्बन की ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आपस में कंबाइन कर गया और एक 6 कार्बन वाली कंपाउंड सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन कर लिया। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इस टीसीए साइकिल में सिट्रिक एसिड है, इसलिए टीसीए साइकिल का एक नाम और भी रखते हैं हम लोग, एंड दिस इज सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल। और ये सिट्रिक एसिड की यही स्ट्रक्चर है, दिस इज सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, यही है सिट्रिक एसिड। तो टीसीए साइकिल का एक दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। टीसीए साइकिल में 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब हमें समझना है, एनसीईआरटी की बात कर लें तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट यहां पे लिखा हुआ है कि इस टीसीए साइकिल में, इस टीसीए साइकिल में सिट्रिक एसिड के बाद, सिट्रिक एसिड के बाद अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बन जाता है। ये डायरेक्टली लिख दिया है, हमें पढ़ना तो यही है, बट ये कैसे बनता है ये एक लंबे स्टेप है, कई इंटरमीडिएट्स की फॉर्मेशन यहां पर होती है। मैं वो सारा स्टेप समझा रहा हूं, मतलब ये काफी कॉम्प्लेक्स स्टेप है।
या इसके बाद यहां से डायरेक्ट लिखा हुआ है सक्सिनिक एसिड। ये डायरेक्ट सक्सिनिक एसिड नहीं बनता, यहां पे कई इंटरमीडिएट्स बनते हैं और उस इंटरमीडिएट्स के बीच में एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ डायरेक्टली एटीपी मॉलिक्यूल या इनडायरेक्टली एटीपी मॉलिक्यूल बन जाता है। हमें वही समझना है इस टीसीए साइकिल में। तो देखो यहां पे सबसे पहली बात फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन की कंपाउंड है और पायरुविक एसिड से कन्वर्ट हो गया लिंक रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम में। तो एसिटाइल कोएंजाइम में की 2 कार्बन मिलकर यहां पे 6 कार्बन वाली कंपाउंड सिट्रिक एसिड बन जाती है, जिसकी स्ट्रक्चर मैंने यहां पे ड्रॉ कर रखा है। इसी के बेसिस पर अब हम लोग यहां पर सारा आंसर करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है यहां कि जो सिट्रिक एसिड की OH ग्रुप और H ग्रुप यहां प्रेजेंट है, यहां से रिमूव हो जाएगी ये। तो जब यहां से रिमूव हो गई तो ये वाटर प्रोड्यूस यहां से कर लेगा, ठीक है। यहां से सिट्रिक एसिड सबसे पहले एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और वो जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया तो अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड बनाने से पहले यह कन्वर्ट हो जाएगा इस दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गया और COOH इन दोनों कार्बन पर सेम साइड में प्रेजेंट है, सेम साइड में प्रेजेंट है। यदि सेम साइड में प्रेजेंट रहे तो ऐसे कंपाउंड को हम सिस फॉर्म बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे सिस और ट्रांस, ये सिस फॉर्म वाला कंपाउंड बन जाता है और इसका नाम एक्चुअली होता है सिस एकोनाइटेट। इमीडिएट इसमें फिर से वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। हमने अभी बताया कि यहां से यदि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाए तो बन गया एकोनिटिक एसिड या एकोनाइटेट, सिस एकोनाइटेट, और यही वाला वाटर मॉलिक्यूल दोबारा से फिर से यहां पर ऐड हो जाता है। तो दोबारा से जब ऐड हो जाएगा तो अब यहां पर मॉलिक्यूल वापस कन्वर्ट हो जाता है इसी सिट्रिक एसिड में, लेकिन उस सिट्रिक एसिड में OH की पोजीशन जो सेकेंड नंबर कार्बन बीच वाले कार्बन पर थी अब टर्मिनल कार्बन पे आ जाती है। अब टर्मिनल कार्बन से क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। मैं यहां पर इन दोनों H को CH2 लिख दे रहा हूं, COOH, और इसके बाद जो 2 कार्बन है इसमें H2O का यहां पर वाटर मॉलिक्यूल जो रिलीज हुआ है ये वाटर मॉलिक्यूल वापस ऐड हो गया। तो ऐड हो गया तो वाटर का H यहां पे जुड़ गया और OH यहां पे आ गया। बाकी इसके बाद COOH और H इस तरीके से वापस सिट्रिक एसिड बन गई और इस सिट्रिक एसिड को अब हम नाम देंगे आइसोसिट्रिक एसिड या आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रिक एसिड। अब एक बात और ध्यान में रखना है, जब कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में टर्मिनल कार्बन पर COOH और OH दोनों आ जाए तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है और यहां से हाइड्रोजन पहली बार रिमूव होती है। और हाइड्रोजन रिमूव हो तो उसका एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या होता है? तो उसका एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इतनी स्टेप को एनसीईआरटी में एक सिंगल स्टेप में लिख दिया है, ठीक है। तो इनके बीच में ये बहुत सारी रिएक्शन होती है और NADH यहां से प्रोड्यूस हो जाता है। जब हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ तो NAD+ के साथ जाके कंबाइन कर गया 2H+, और ये पहली बार कंपाउंड बना लिया NADH। यही NADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तो वापस 3 ATP की प्रोडक्शन कर लेगा, ठीक है। तो पहली बार क्वेश्चन पूछे टीसीए साइकिल में पहली बार डिहाइड्रोजनेशन कब होती है, तो क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑप्शन बनाएगा। हम पहला आंसर करेंगे कि जब सिट्रिक एसिड से
अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अभी मैंने समझाया COOH और OH दोनों टर्मिनल कार्बन पे आ गया तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। तो पहले हाइड्रोजन रिमूव होता है और अगले स्टेप में बीटा पोजीशन पर जो COOH है, बीटा पोजीशन पर COOH है, उस COOH का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आता है। तो इसकी यहां से काउंट कर लेंगे तो ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। अगले स्टेप में आइसोसिट्रेट की फॉर्मेशन हो गई और ये आइसोसिट्रेट से ये CO2 यहां से रिलीज हो गया। तो CO2 यदि बाहर निकल गया तो कार्बन कितना बचा? 5 कार्बन। और यहां पर डायरेक्ट इसी को लिख दिया गया है। पहले तो ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया। जब हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो अब यहां से जो कंपाउंड बनी है वो कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाएगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया तो कंपाउंड हमारे पास आ गया 3 कार्बन का, ये वाला है CH2, इसके साथ जुड़ा हुआ है COOH, ये है CH और ये वाला है COOH। कंपाउंड यही बन गया और इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। फिर से समझते हैं। सबसे पहले एस्टाइल कोएंजाइम में कि एस्टाइल ग्रुप की 2 कार्बन ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के 4 कार्बन से जुड़ के 6 कार्बन वाला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बन गया। और 6 कार्बन की कंपाउंड होती है जहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, उसकी वजह से बन गया सिस एकोनाइटेट। और ये सिस एकोनाइटेट में वापस वाटर मॉलिक्यूल यदि ऐड हो जाए तो ये बन जाएगा आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट में OH और COOH ग्रुप दोनों एक साथ प्रेजेंट हो गई टर्मिनल कार्बन पर, अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगा। पहले हाइड्रोजन रिमूव होगी जिसकी वजह से डिहाइड्रोजिनेशन होगा पहली बार। कब? जब सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। और हाइड्रोजन के रिमूव होते ही यहां से COO बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यहां से बाहर निकल गया। ये वाला CO2 मैं निकाल दे रहा हूं। ये जब यहां से बाहर निकल गया तो अब बन गया यहां से अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। मैंने एरो दे दिया है। अब इतने स्टेप को NCERT ने एक स्टेप में लिख दिया। और देखो यहां पर ये CO2 भी रिमूव किया हुआ है, CO2 भी रिमूव किया है। तो पहली बार क्वेश्चन पूछे 5 कार्बन की कंपाउंड कब बनती है? तो पहली बार 5 कार्बन की कंपाउंड तब बनती है जब अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अब अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड इमीडिएटली डिहाइड्रोजिनेशन भी करता है और डिकार्बोक्सिलेशन भी करता है, दोनों स्टेप एक साथ होती है। तो जैसे ही डिहाइड्रोजिनेशन डिकार्बोक्सिलेशन दोनों किया, कार्बन की नंबर एक और कम हो जाएगी। लेकिन वो इमीडिएट सक्सिनिक एसिड नहीं बनाता। अब अपनी NCERT बुक में डायरेक्ट सक्सिनिक एसिड लिखा हुआ है तो क्वेश्चन तो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी स्टेप नहीं लिखा है, ये पूरी 10 स्टेप की प्रोसेस है। तो क्वेश्चन तो जितने स्टेप्स इसमें लिखे हुए हैं उन्हीं में से पूछे जाएंगे। लेकिन ये बना कैसे, तो ये मैं समझा रहा हूं। यहां पर ये होता क्या है, ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम में। ये रिएक्शन होती है, मैं इधर लिख रहा हूं, इन प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम ए। यहां पर कोएंजाइम ए के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो गया। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो गया। ठीक है, तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव हुआ है उसे मैं यहां इंडिकेट कर दे रहा हूं, वो ये वाला अब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। तो टोटल कार्बन काउंट करें तो 1 2 3 एंड 4 कार्बन के ग्रुप को यहां सक्सिनाइल ग्रुप बोलेंगे। और उसी सक्सिनाइल ग्रुप के साथ ये वाला कार्बन के साथ ये कोएंजाइम ए आके बाइंड कर जाएगा। तो पहले सक्सिनिक एसिड नहीं बनता है, पहले क्या बन जाता है, तो पहले बन जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। और इस प्रोसेस में
हाइड्रोजन भी रिमूव होती है। तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो प्रोसेस का नाम डिहाइड्रोजनेशन स्टेप। तो जब अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन होती है तो यहां से एक NADH की भी प्रोडक्शन होगी, NAD प्लस। इस अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से हाइड्रोजन लेगा और हाइड्रोजन लेने के बाद ये बना लिया NADH प्लस H प्लस। और दूसरी बार डिहाइड्रोजनेशन स्टेप हम इसी को बोलेंगे कि जब डिहाइड्रोजनेशन इसकी हो गई तो डिहाइड्रोजनेशन के बाद ये फिर से ATP की प्रोडक्शन कर लिया, तो 3 ATP यहां पे प्रोड्यूस हो गई। और ये प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के कारण हो रही है, इसलिए ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे, दोनों स्टेप यहां पर हो रहा है, दोनों स्टेप हो रहा है। यह स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इसके बाद जो कोएंजाइम ए यहां से ऐड हुआ है वो कोएंजाइम ए तुरंत से बाहर निकल आता है। तो सक्सिनाइल ग्रुप फिर से फ्री हो गया। अब यहां से जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, वो इस तरीके से 4 कार्बन वाली कंपाउंड सक्सिनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डायरेक्टली एक GDP मॉलिक्यूल से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके ऐड हो जाता है और यहां से बन गया एक GTP मॉलिक्यूल। जब कभी भी GTP या ATP दोनों इक्विवेलेंट है, एनर्जी के टर्म में दोनों इक्विवेलेंट है, ATP या GTP की प्रोडक्शन डायरेक्टली हो जाए तो ऐसे स्टेप का नाम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। तो यह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कब होती है, क्वेश्चन पूछा जाए तो हम बोलेंगे जब कन्वर्जन होता है अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड की किसमें, सक्सिनाइल कोएंजाइम से कन्वर्जन होती है सक्सिनिक एसिड की। यहां से सक्सिनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। ये वाली सक्सिनिक एसिड, मैं यहां पे एक बार स्ट्रक्चर बना दूं, COOH CH2 और COOH, ये 4 कार्बन की कंपाउंड है और ये यहां पे लिखा हुआ है सक्सिनिक एसिड। मैं एक बार इसको लिख दूं, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ सक्सिनिक एसिड, बन गया सक्सिनिक एसिड। तो जब कभी भी अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से पहले सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनता है तो उसमें NADH की प्रोडक्शन होती है, ये डिहाइड्रोजनेशन स्टेप है। बट NCERT की बात करें तो NCERT में देखो आप यहां पर NADH और GTP, ये है GTP, ये दोनों एक साथ बना के दिखाया गया है। GTP और NADH दोनों एक साथ स्टेप में दिखाया गया है, बट यहां पर एक इंटरमीडिएट बन जाती है सक्सिनाइल कोएंजाइम में। इसे गलत नहीं बोल सकते कि NCERT ने गलत कर दिया, वो स्टेप को कंबाइन करके लिखा है। टोटल 10 स्टेप होती है, लेकिन आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप में ये दिखाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ स्टेप इसमें कम है, कॉम्प्लेक्स स्टेप को एक साथ लिख दिया गया है। तो अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से पहले बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, जहां पर कि सिर्फ NADH की प्रोडक्शन होती है, यह डिहाइड्रोजनेशन स्टेप है। और जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी तब ऐसे स्टेप में GTP, प्लांट सेल के केस में GTP और एनिमल सेल के केस में ATP, कुछ एनिमल सेल में भी GTP प्रोड्यूस होती है। तो GTP या ATP डायरेक्टली यदि प्रोड्यूस हो जाए तो ऐसे स्टेप का नाम क्या रखते हैं हम लोग, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। पूरी क्रेब्स साइकिल में या TCA साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एक ही स्टेप है, और वो क्या स्टेप है कि जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन ऑप्शन में NCERT के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, और तब ऑप्शन में अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से सक्सिनिक एसिड में जब कन्वर्जन होती है तो यहां पे देख रहे हैं हम लोग ये GTP की प्रोडक्शन हो रही है। ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, मैं इसको क्लियर करके लिख दे रहा हूं, दिस इज GTP।
ये जीटीपी की प्रोडक्शन यहां पर हो रही है। तो ऑप्शन में यदि अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से सक्सिनिक एसिड की कन्वर्जन में जीटीपी प्रोड्यूस होती है ऐसा रहे तो ये आंसर हम लोग करेंगे, ठीक है। बट एक्चुअली ये सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड की कन्वर्जन में डायरेक्टली जीटीपी की प्रोडक्शन होती है। जब ऐसा बन गया, जब यहां से सक्सिनिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई तो अगले स्टेप में फिर से डिहाइड्रोजिनेशन होती है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड की फॉर्मेशन कैसे होती है, क्योंकि जब इसी एनसीईआरटी बुक में हम आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे तो वहां पर सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, वो भी बताया गया है। इसका मतलब कि यहां पर वो इंटरमीडिएट्स हैं, इस साइकिल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दूसरी जगह एनसीईआरटी में है ये बात कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या? हाइड्रोजन का रिमूवल। तो जब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप। तो यहां पहले डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप होती है। और डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप कैसे होता है ये यहां पर एक बारी देख लेते हैं कि ये वाली हाइड्रोजन और ये वाली हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गई। तो रिमूव होगी तो इसका एक्सेप्टर मॉलिक्यूल याद रखना है कि सक्सिनिक एसिड की जब डिहाइड्रोजिनेशन होती है तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर यहां पर NAD+ अवेलेबल नहीं होता है, यहां पर अवेलेबल होता है FADH2। ये बन जाता है FADH2, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। और FADH2 से यदि ATP प्रोडक्शन की बात कर लें तो सिर्फ 2 ATP की प्रोडक्शन होती है, जबकि NADH से ATP प्रोडक्शन की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये 3 ATP की प्रोडक्शन कर लेगा। है दोनों डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप एक तो पढ़ लिए हैं कि जब कभी भी एनसीईआरटी की बात कर ले, सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड में कन्वर्जन होती है तो पहला NADH की प्रोडक्शन होती है। दूसरा हम लोग बात कर ले तो जब अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से सक्सिनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग NADH यहां प्रोड्यूस हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन। तीसरा डिहाइड्रोजिनेशन होता है जब सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड में फॉर्मेशन, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो लिखेंगे हम लोग FADH2, ऑप्शन ऐसा ही बनाया जाएगा। बट स्टेप में एक्चुअली हाइड्रोजन जब सक्सिनिक एसिड का रिमूव हुआ तो बीच में यहां पर एक इंटरमीडिएट भी बनता है और उस इंटरमीडिएट का नाम है फ्यूमरिक एसिड। तो जब आप गाइड सॉल्व करोगे तो उस गाइड में फ्यूमरिक एसिड के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो हमें आंसर उसमें फ्यूमरिक एसिड ही करना है फिर। तो यहां से हम बोलेंगे कि ये सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो गया इस फ्यूमरिक एसिड में। ये है फ्यूमरिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड। ये फ्यूमरिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई और सक्सिनिक एसिड से बीच में जब बन गया फ्यूमरिक एसिड तो अब फ्यूमरिक एसिड में वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन होगी। यहां से वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया फिर से इसमें, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन होगी और इस पोजीशन पर OH ग्रुप एक आके ऐड हो जाएगा। OH ग्रुप यहां आके ऐड हो गया, COOH है, वाटर का H ये दूसरे वाले कार्बन पे आ गया, COOH। अब फिर से वही बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, जब कभी भी OH और COOH टर्मिनल कार्बन पे आ जाए तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। यहां भी अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई क्योंकि यहां पर ये वाला है OH, ये है COOH, ये टर्मिनल कार्बन है, तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी और यहां से फिर से हाइड्रोजन की रिमूवल होगी। ठीक है, तो फ्यूमरिक एसिड में वाटर की एडिशन से जो मॉलिक्यूल बनता है दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज मैलिक एसिड। अब मैंने अभी समझाया ना कि एनसीईआरटी बुक में सक्सिनिक एसिड से डायरेक्टली यहां पर मैलिक एसिड लिखा हुआ है। तो ऑप्शन यदि इसी के अकॉर्डिंग बनाया जाए तो हमें आंसर करना है, बट सक्सिनिक एसिड से
सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमेरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है तो FADH2 की प्रोडक्शन होगी, और FADH2 में फ्यूमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में वाटर की एडिशन से मैलिक एसिड बनता है, और मैलिक एसिड में OH ग्रुप और COOH टर्मिनल पोजीशन पर है, इसलिए यहां से अब हाइड्रोजन रिमूव होगा, और जब हाइड्रोजन रिमूव होगी तो NADH की प्रोडक्शन होगी। यहां पर देखो ये NADH की प्रोडक्शन लिखा हुआ है। मैलिक एसिड से वापस बन गया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की फॉर्मेशन के समय फिर से एक NADH प्रोड्यूस हुआ, यानी 4th टाइम्स डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप होती है TCA साइकिल में। और लिंक रिएक्शन भी इसमें ऐड कर दिया जाए, दैट इज क्रेब्स साइकिल की बात कर ले तो एक क्रेब्स साइकिल में टोटल 4 टाइम्स 4 TCA साइकिल का, और एक लिंक रिएक्शन का 5 टाइम्स, बोलेंगे 5 टाइम्स डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप होती है। तो यहां से ये मैलिक एसिड कन्वर्ट होके वापस बना लिया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं हम लोग फिर से। तो आप देखो, सबसे पहले एस्टाइल ग्रुप जो 2 कार्बन की कंपाउंड है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन वाली कंपाउंड के साथ मिलके 6 कार्बन वाली कंपाउंड सिट्रिक एसिड बना लिया। सिट्रिक एसिड से वाटर रिमूव हुआ, जिसकी वजह से यहां पर सिस एकोनिटिक एसिड बन गई, डबल बॉन्ड बन गया इस कार्बन पर, और यही वाला वाटर फिर से ऐड हो गया उसी दोनों कार्बन के डबल बॉन्ड के बीच में। और अब देखो पोजीशन की बात यदि कर लें तो सिट्रिक एसिड में OH सेकेंड पोजीशन पर है, जबकि अब जो वाटर ऐड हुआ इस सिस एकोनिटिक एसिड में वाटर की OH ग्रुप इस टर्मिनल कार्बन पे आ गई, और टर्मिनल कार्बन पे COOH दोनों आ जाए तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, हाइड्रोजन पहले रिमूव होगा, जिससे कि NADH की प्रोडक्शन हो जाएगी, NADH बन जाएगा। और NADH के साथ साथ यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो गई, तो यहां से NADH भी बन गया, NADH भी बन गया, और साथ के साथ यहां पे CO2 भी रिमूव हो गई, तो बन गया अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड से कोएंजाइम ए के प्रेजेंस में डिकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन दोनों होती है, इसलिए 4 कार्बन वाली कंपाउंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन जाता है, और सेकेंड टाइम डिहाइड्रोजिनेशन यहां पर हो गई। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की कोएंजाइम ए बाहर निकलेगी और सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक इसी समय GDP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन करके GTP की प्रोडक्शन कर लिया। अब सक्सिनिक एसिड में फिर डिहाइड्रोजिनेशन होती है, और इस डिहाइड्रोजिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि NADH की जगह FADH2 की प्रोडक्शन होगी, और हाइड्रोजन जो यहां से रिमूव हुआ है FAD+ ऐड करेगा अपने साथ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाने के बाद ये FADH2 से सिर्फ 2 ATP की प्रोडक्शन होगी। अब वो कैसे होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ये बात हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए हम लोग पढ़ेंगे FADH2 से 2 ATP, NADH से 3 ATP। और अब ये जो बन गया फ्यूमेरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड से डबल बॉन्ड वाले पोजीशन पर यहां पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, ऐड होने से OH ग्रुप यहां डेवलप कर गया फिर से टर्मिनल कार्बन पर, और इसे बोलेंगे मैलिक एसिड। OH और COOH एक पोजीशन टर्मिनल होने के कारण अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, हाइड्रोजन रिमूव होगी, और इससे बन जाएगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो जो लास्ट प्रोडक्ट है इस TCA साइकिल की, यही है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। दिस इज लास्ट प्रोडक्ट ऑफ TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे फर्स्ट मॉलिक्यूल भी यदि क्वेश्चन में पूछ ले कि फर्स्ट मॉलिक्यूल TCA साइकिल की क्या है, तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। लेकिन फर्स्ट प्रोडक्ट पूछा जाए तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहां पे पढ़ लिए हैं कि TCA साइकिल में 4 बारी 4 टाइम्स डिहाइड्रोजिनेशन होती है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया हमारे लिए कि कहां कहां डिहाइड्रोजिनेशन होगी। डिहाइड्रोजिनेशन 4 बारी होती है, जिसमें से 3 NADH
और 1 FADH2 प्रोड्यूस होती है। यहां पर 4 डिहाइड्रोजनेशन में से 3 NADH और 1 FADH2 प्रोड्यूस होती है। अब ये कहां कहां होता है ये इंपॉर्टेंट है, इस साइकिल में देख के हमें आंसर कर लेना है। और इस प्रोसेस में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी होती है। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन उसे बोलते हैं जहां जीटीपी की प्रोडक्शन डायरेक्टली हो रही है। और वो स्टेप हमने बताया था अभी सक्सिनाइल कोएंजाइम से, जब सक्सिनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ऑप्शन में कभी कभी सक्सिनाइल कोएंजाइम ना रहे तो हमें यहां पर आंसर कर लेना है कि जब अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से सक्सिनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है तब यहां से एक डायरेक्ट जीटीपी की फॉर्मेशन हो गई। तो टोटल यदि हम यहां पे बात कर लें कि टीसीए साइकिल में कितनी बार, टीसीए साइकिल में कितने मॉलिक्यूल एटीपी की प्रोडक्शन होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे कि यहां पर 3 NADH है। एक NADH से कितनी एटीपी, तो बोलेंगे 3 एटीपी। तो 3 NADH से टोटल एटीपी की प्रोडक्शन कितनी हो गई, 9 एटीपी। और FADH2 से कितना एटीपी बन जाता है, तो 2 एटीपी बन गया FADH2 से। तो 9 + 2 11 और एक जीटीपी जिसको मैंने समझाया कि एटीपी इक्विवेलेंट है। तो टोटल इस तरीके से 9 + 2 11 + 1 12 एटीपी की प्रोडक्शन होती है इन टीसीए साइकिल। और एरोबिक रेस्पिरेशन में लिंक रिएक्शन भी ऐड कर लिया जाए तो लिंक रिएक्शन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से 1 NADH बना था, तो 1 NADH की 3 एटीपी और ऐड कर लें। तो क्रेब्स साइकिल में इस तरीके से टोटल, क्रेब्स साइकिल की बात कर लें तो क्रेब्स साइकिल में टोटल ए टोटल ऑफ 15 एटीपी इज प्रोड्यूस्ड, जिसमें से NADH की बात कर ले हम तो यहां पर क्रेब्स साइकिल में 3 NADH हम लोग लिखेंगे टीसीए साइकिल वाला और 1 NADH लिंक रिएक्शन वाला। टोटल 4 NADH की फॉर्मेशन हो गई प्लस 1 FADH2 की फॉर्मेशन हो गई प्लस 1 डायरेक्ट जीटीपी की फॉर्मेशन होगी। तो टोटल 4 3 जा 12 प्लस 2 इसकी 2 14 प्लस 1 15 एटीपी प्रोड्यूस हो जाती है इस क्रेब्स साइकिल में। और जबकि हम बात कर लें इस टीसीए साइकिल की तो टीसीए साइकिल में ए टोटल ऑफ 12 एटीपी की प्रोडक्शन हो गई। और यदि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर लें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 मॉलिक्यूल जो पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन हुई है उससे 2 बारी क्रेब्स साइकिल होगा और 2 बारी क्रेब्स साइकिल में टोटल 15 × 2 30 एटीपी की प्रोडक्शन हो जाएगी। और ग्लाइकोलिसिस की बात यदि कर ले तो हमने पहले बता रखा है कि ग्लाइकोलिसिस में गेन ऑफ एटीपी 8 होती है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से टोटल 38 एटीपी की गेन होगी। नेट गेन ऑफ एटीपी इन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर लें तो 38 एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करना, ना बने तो आप मैसेज कर सकते हो। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी एटीपी की कैलकुलेशन कैसे होती है वो करेंगे। थैंक यू बेटा।